अभी तो जाने ही नहीं दिया इनको, पहले ही लक्षण दिखा रहे हो तुम। अरे हम अकेले रहते हैं वो अलग बातें होती है, दुनिया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम कैसे हैं। समझ रहे हो ना? चलिए आगे चले। कहां तक चल लिए थे वो? फिर मुझे ऐसा लगा कि यार भागम भाग ज्यादा हो जाएगी, तो सुबह 7 बजे से हम शुरू करेंगे, है ना? वो कितनी बजे से लगा? 7 बजे से, है ना? 8 बजे से बताएं? जो भी होगा टाइम टेबल आएगा आपके पास, उसमें 7 और 8 अब कुछ नहीं होगा। जो टाइम टेबल आएगा ना उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। लेकिन कल दिन भर आपकी मेरे से ही मुठभेड़ होगी, जब तक होगी तब तक। फिर लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद हम निकल जाएंगे जल्दी। किसी बालक को लिबिडो की प्राप्ति कर ली है या नहीं कर ली है, पता कैसे चलेगा? कि लिबिडो की प्राप्ति कर ली है तो स्त्रीकरण कैसे होगा, ये अपने को नहीं पता चलेगा। बालक का ध्यान रखना, जो मैं क्रियाएं बता रहा हूं ना वो क्रियाएं एवरेज से अधिक नहीं करे वो, इसका मतलब वो लिबिडो की प्राप्ति एवरेज से अधिक कर रहा है। और एवरेज से कम उसे क्रियाएं करेगा ना, जैसे मान लीजिए स्तनपान एवरेज से अधिक कर रहा है तो इसका मतलब है ज्यादा हो रहा है। स्तनपान आप कम करवा रहे हो तो कम हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? यदि वो मलमूत्र विसर्जन में ज्यादा समय लगा रहा है, आनंद ले रहा है, मलमूत्र विसर्जन में यदि वो ज्यादा समय लगा रहा है, आनंद ले रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा कर रहा है। और यदि दबाए बैठा है, इसका मतलब कम है। यही पता लग पाएगा और कुछ नहीं। एक बालक दिन भर अपनी माँ की गोद में रहेगा, पूरे दिन गोद से उतरेगा ही नहीं, किसी भी हाल में उतारोगे तो रोएगा कि नहीं मुझे तो गोद में ही जाना है, इसका मतलब लिबिडो की प्राप्ति ज्यादा ले रहा है, ज्यादा कर रहा है। यही पता लगेगा। और स्त्रीकरण का कैसे पता लगेगा? उस टाइम कुछ पता नहीं लगेगा, वो अचेतन में इच्छाएं दमित हो जाएगी, कम होगा तो भी और अधिक होगा तो भी। फिर वो जाके प्रकट होगी किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बाद फिर आगे प्रकट होती है। समझ गए ना? लैंगिक संतुष्टि जिनको ये लिबिडो आवश्यकता से कम प्राप्त हो चुका है ना, आवश्यकता से कम, वो फिर भूखे होते हैं, ऐसे दुनिया का भटका भरे बड़ा व्यवहार में। और जिनको आवश्यकता से अधिक हो गया ना, वो फिर उनकी आदत में शुमार हो जाता है। फिर उनकी आदत में कुछ लोग बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना, आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना, वो गांवों में, शहरों में, जहां देखे अपनी गली में, रिश्तेदारों में। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति लिबिडो की आवश्यकता से अधिक पूर्ति कर चुका है, इसलिए उसकी आदत में आ गई ये चीजें, उसकी आदत में हो गई है। और कुछ लोग जिनके लिबिडो की प्राप्ति संतुष्टि पूर्वक हुई है ना, उनका व्यक्तित्व बहुत स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर, आशावादी प्रकार के लोग होते हैं। देखो ये सिद्धांत है, ये क्या है? सिद्धांत। सिद्धांत को जरूरी नहीं आप मानो कि नहीं मानो, नियम होता तो मानना पड़ता। लेकिन यदि यहां तक ये सिद्धांत चल के पहुंचा है, गीता भवन तक आया है और आपको पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम में आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ तो है ना? कुछ बात तो है इसमें, तब अपने सिलेबस में डाला गया है इसको। चलिए कौन क्या पढ़ लिया? अव्यक्त अवस्था, यही अवस्था है अव्यक्त अवस्था। देखो पहली अवस्था में कामुकता का क्षेत्र मुख, दूसरी में, तीसरी में लैंगिक अंग, लैंगिक अंग सेक्सुअल ऑर्गन्स हो जाते हैं। ये वो बजाय क्या? थोड़ा नाच लो इस पर। आवाज तो वैसे ही नहीं आएगी। हाँ थोड़ा डांस कर लो। एक बार ऑनलाइन वालों को दिखाओ ना मुझे, जिंदा है, एक मर गए। देखे जब तक समझे हम चीजें को, है ना, ऐदर से या अव्यक्त अवस्था की बात करते हैं हम लोग। सर कब स्टार्ट होगी? जब टाइम टेबल आ जाएगा आपके पास। ये या आपकी पूछ रहे हैं? अच्छा ये स्टार्ट हो गई, प्लीज आ जाओ, क्लास चालू क्यों नहीं हो रही? आ गया मैं, थोड़ा सा लिबिडो की प्राप्ति करने चला गया था। अरे चाय पी रहा था यार। अब इस उम्र में लिबिडो की प्राप्ति कोई कामुकता का क्षेत्र चाय ही है और कुछ नहीं है, जिंदा ही है सर। वाह सुनील कह रहा है जिंदा ही है। चलिए वापस शुरू कीजिए अब।
क्लास है या कैंसिल है? नहीं, क्लास है भाई, कैंसिल नहीं है। क्लास कैंसिल नहीं है। अव्यक्त या आदर्श की अवस्था की बात कर रहे थे हम लोग, है ना। अच्छा, इसमें ना ध्यान रखना, कामुकता का क्षेत्र कोई नहीं होता है। कामुकता का क्षेत्र कोई नहीं होता है। इसमें बालक लिबिडो की प्राप्ति किसी भी तरीके से नहीं करता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्थिरीकरण नहीं होता है। सिगमंड फ्राइड कहता है इसमें बालक में काम प्रवृत्ति पाई तो जाती है, काम प्रवृत्ति पाई तो जाती है। कौन सा बालक है? याद करके देखो, बाल्यावस्था। कल इस बाल्यावस्था पर हम चर्चा करेंगे। तो 5 से 12 परिश्रम की अवस्था है। 5 से 12 में बालक टांगड़ी नहीं टेकता है, जब तक जागता रहता है। नींद में ही वो विश्राम करता है। इसके अलावा वो बालक रुकता नहीं है, खेलता रहता है, खेलता रहता है, क्रियाएं करता रहता है। इसका मतलब है ये वो अवस्था है जिस अवस्था में बालक अधिक से अधिक परिश्रम करता है। वो इतना परिश्रम में लग जाता है कि उसे याद ही नहीं आता है, उसे लिबिडो याद ही नहीं आता है। सिगमंड फ्राइड कहता है कि यहां पर किसी भी प्रकार के काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन वो नहीं करता है। और काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं करता है, इसका मतलब इसमें काम प्रवृत्ति क्या होती है? अव्यक्त, अदृश्य। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? लेटेंसी स्टेज। काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। फिर हमने सिगमंड फ्राइड को जाकर पूछा, मैंने कहा फिर काम प्रवृत्ति गई कहां? खत्म हो गई क्या इस अवस्था में? क्या होती नहीं है क्या बालक में? उसने कहा होती है। काम प्रवृत्ति होती है लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं करता है, हमें पता नहीं लगता है। वो काम प्रवृत्ति का सब्लिमेशन कर लेता है। क्या कर लेता है? अब याद करके बताओ, सब्लिमेशन मतलब क्या है? शोधन। शोधन मतलब क्या होता है? मार्गांतिकरण। मार्गांतिकरण मतलब क्या होता है? मार्गांतिकरण। अच्छा, इसे ही हम लोग, आप याद करके देखो, मार्गांतिकरण हमने कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति की एनर्जी, ऊर्जा, कार्य जो उसका असामाजिक कार्य है, वो कार्य कर तो रहा है लेकिन वो असामाजिक है, वो किस क्षेत्र में आ जाता है? सामाजिक। सही क्षेत्र में आएगा कि नहीं आएगा? कालिदास का हमने उदाहरण दिया, अशोक महान का हमने उदाहरण दिया। कोई एक बालक होता है, वो लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करता है, फिर बॉक्सर बन जाता है। यहां पर बालक, सिगमंड फ्राइड कहता है काम प्रवृत्ति होती तो है लेकिन उसका क्या कर लेता है? सब्लिमेशन कर लेता है, मार्गांतिकरण कर लेता है। और अपनी काम प्रवृत्ति का प्रदर्शन और काम प्रवृत्ति लिबिडो की पूर्ति वो दूसरे क्षेत्रों से करता है, जैसे खेल कर, जैसे पढ़कर। याद आया कुछ? जैसे खेल कर, जैसे पढ़कर, जैसे चित्र बनाकर, जैसे रचनात्मक कार्य करके। कौन से कार्य? रचनात्मक कार्य। याद करके देखो, इस अवस्था में बालक सर्वाधिक खिलौनों से खेलने की आयु है, सर्वाधिक खेल की आयु है। दोनों आयु एक जगह सम्मिलित हो जाती है। 3 से 6 भी है, 6 से 12 भी है, 6 से 9 भी है। खेल की भी आयु है, खिलौनों की भी आयु है, गैंग आयु है। दल बना के चलता है, समूह में खेलता है। घर में, घर के पीछे आसपास में बहुत बड़े बड़े घर बना रखा होगा, अपने खुद के घर, ईंटें लगा के, पत्थर लगा के, उनमें हर प्रकार की व्यवस्था, हर प्रकार की कारीगरी। घर में गेट कहाँ रखना है, गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है, सारी सुविधाएं उसमें कर रखी होगी। ये कार्य उसके रचनात्मक कार्य है। कैसे कार्य है? उसको समय मिलता ही नहीं है। वो अपने लिबिडो की पूर्ति खेल के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, भागने के माध्यम से, दौड़ने के माध्यम से, रचनात्मक कार्य करने के माध्यम से प्रकट करता है, पूर्ति करता है। क्या करता है? पूर्ति करता है। ध्यान रह जाएगा, इसका मतलब कोई स्थिरीकरण नहीं होता है। इसका मतलब कोई लिबिडो की प्राप्ति करने के लिए कोई हमें स्पष्ट संकेत नहीं मिलते हैं। ध्यान रह जाएगा। और यदि इस अवस्था में बालक जितना ज्यादा खेलेगा ना, जितना ज्यादा खेलेगा, सिगमंड फ्राइड कह रहा है स्थिरीकरण नहीं होगा। स्थिरीकरण होता तो बालक खेलता तो उसे आगे समस्याएं पैदा होती। ये कह रहा है बालक जितना परिश्रम कर लेगा ना, उतना ही आगे बढ़ेगा। इस अवस्था में बालक यदि चुपचाप बैठा रह गया ना, तो समस्या उत्पन्न होती है। यदि जितना ज्यादा खेल लिया, जितने ज्यादा रचनात्मक कार्य कर लिए, उतना ही अच्छा होता है। किसी प्रकार का कोई स्थिरीकरण, कोई फिक्सेशन कुछ भी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, लिखो। अच्छा बताओ, कामुकता का क्षेत्र क्या होता है? कामुकता का क्षेत्र होता ही नहीं है। याद करके देखो, पहले में क्या था? मुख, दूसरे में गुद्दा क्षेत्र, तीसरे में लैंगिक अंग, और यहां पर कामुकता का क्षेत्र का प्रदर्शन ही नहीं हो पाता है।
प्रदर्शन नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये क्या है? अव्यक्त या अदृश्य अवस्था है। लिखो, अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपसे फिर भी अगला सवाल पूछ ले जबरदस्ती कि कामुकता का क्षेत्र क्या है, यहां क्या करोगी? कामुकता का क्षेत्र शरीर के किस अंग से वो लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करेगा? वही बने हुए हैं, चेंज नहीं हुई है जो लैंगिक अंग थे। देखो चेंज हो रही है ना, तब कामुकता का क्षेत्र अलग अलग आ रहा है। याद करो, पहले मुख, उसके बाद गुद्दा, अब आगे लैंगिक अंग, और अब यहां पर भी क्या बने हुए हैं? लैंगिक अंग। क्या बने हुए? लैंगिक अंग ही बने हुए हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स ही बने हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है ना कि वो अब इन लैंगिक अंगों के माध्यम से काम प्रवृत्ति का प्रकटीकरण नहीं करता है, हमारे सामने नहीं रखता है। वो उसका प्रकटीकरण करने के लिए क्या कर लेता है? शोधन कर लेता है। ऐसा कहते हैं समाज इस लैंगिक अंगों के माध्यम से जब संतुष्टि प्राप्त करेगा ना बालक, तो उस कार्य को असामाजिक मानता है, इसलिए उसका क्या कर लेता है? वो शोधन दूसरे क्षेत्रों में, और फिर वो क्रियाएं करके, कार्य करके, अलग अलग पढ़ के, लिख के, खेल के, दौड़ के, भाग के उसकी पूर्ति तो करता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पूर्ति नहीं कर पाता है, वो पूर्ति तो करता है, लेकिन वो दूसरे क्षेत्रों से करता है। लिखो, देखो इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र, कामुकता का कोई नया क्षेत्र नहीं होता है, ऐसे लिखना है। इस अवस्था में कामुकता का कोई नया क्षेत्र नहीं होता है। कामुकता का कोई नया क्षेत्र नहीं होता है, मतलब पुराने जो बने हुए हैं ना वो ही बने रहेंगे तो सही। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसलिए काम प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं हो पाती है। इसलिए काम प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं हो पाती है। काम प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं हो पाती है, अतः इसे अव्यक्त या अदृश्य अवस्था कहते हैं। इसे अव्यक्त या अदृश्य अवस्था कहते हैं। किशन गया क्या घर? कोई नहीं। वो मुझे क्या है, बीच में गीत याद आ गया, वो तेरे बिन दिल ना लगे। तो मुझे अचानक से समझा किसके बिना नहीं लग रहा है। फिर चारों ओर देखा, किशन नहीं मिला, फिर मिला, तब हैं? हाँ, किशन स्त्रीकरण तो नहीं हो रहा है। हाँ, बस तू बता देना, यदि आवश्यकता से अधिक हो रहा हो ना मामला, तो इशारा कर देना। हाँ, मतलब ये मेरा बात करना इसे आवश्यकता से अधिक हो रहा हो, कहीं स्त्रीकरण फिर बाहर जाके प्रकट नहीं हो जाए। हैं? सहनशील है, काम पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, लिखो। हाँ, दिखता ही है ना यार, थोड़ा बहुत तो मैंने भी तो पहचाना है, इसलिए मजाक कर रहा हूं। नहीं मान लो इनसे करूं तो चलो, कहां लिख रहे थे हम? हैं? आदर्श अवस्था कहते हैं। फिर लाइन बदल के लिखो, इसमें बालक में काम प्रवृत्ति पाई तो जाती है, लेकिन इसमें बालक में काम प्रवृत्ति पाई तो जाती है, लेकिन वह उसका शोधन ओब्लिक उदात्तीकरण कर लेता है।
इसलिए यह अन्य रूपों में प्रकट होती है। इसलिए यह अन्य रूपों में प्रकट होती है। अन्य रूपों में प्रकट होती है। कौन से रूपों में प्रकट होती है? अन्य रूपों में। कल अपने 2.25 घंटे की 4 क्लास है, ठीक है? 2.25 घंटे की 4 क्लास, 9 घंटे। 9 घंटे में अपना ऑब्जेक्टिव जो भी रहेगा ना, डाउट फाउट जो भी होगा आपका सब कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, सब सारा कंप्लीट हो जाएगा। सुबह 7 बजे उठ के आ जाना। दोहरा लगता है क्या? मुश्किल लगता है क्या? मैं तो रोज ही उठता हूँ यार। हाँ, नहीं लगता है ना? लिखो तो। किस में आऊँ? नहीं होगी मेरे से माथा पड़ी। पहले पढ़ा था तब नहीं होगी माथा पड़ी। कहाँ क्या लिख रहे हैं हम? अन्य रूपों में प्रकट होती है। जैसे जैसे खेल, जैसे खेल, जैसे खेल, पढ़ाई, चित्रकारी, खेल, पढ़ाई, चित्रकारी, रचनात्मक कार्य, आदि आदि। फिर लाइन बदल के लिखो, यहां पर किसी प्रकार का स्थिरीकरण भी नहीं पाया जाता है। यहां पर किसी प्रकार का स्थिरीकरण भी नहीं पाया जाता है। यहां पर किसी प्रकार का स्थिरीकरण भी नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार का स्थिरीकरण भी नहीं पाया जाता। हो गया? अगली अवस्था लिखो, कौन सी है? नंबर 5। बताओ देखे क्या नाम है? जन्नेन्द्रिय अवस्था। जन्नेन्द्रिय अवस्था कहां से कहां तक है? 12 से ऊपर। अब जब तक वो बालक रहता है, चाहे 18 मान लो चाहे 21 मान लो, जन्नेन्द्रिय अवस्था। क्या बोलेंगे इसे? जेनेटियल स्टेज है ना, 12 से ऊपर। अच्छा देखिएगा, यहां पर है ना, यहां पर भी किसी भी प्रकार से कोई कामुकता का क्षेत्र परिवर्तित नहीं हुआ है। अभी भी कामुकता का क्षेत्र क्या है? क्या है? पहले कौन सी तीसरी अवस्था में कौन था? लैंगिक अंग। अगली चौथी अवस्था अव्यक्त अवस्था में भी वही था, लेकिन प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका क्या हो गया था? मार्गांतिकरण हो गया था। यहां पर वापस प्रकटीकरण होगा। यहां पर क्या होगा? वापस दृश्यित होगा। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर लैंगिक अंग क्या होंगे? कामुकता के क्षेत्र होंगे, मतलब जननांग होंगे। क्या होंगे? जननांग, जनन अंग। और बालक यहां पर जो लिबिडो की प्राप्ति करेगा वो संतानोत्पत्ति की क्रियाओं के माध्यम से करेगा, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई स्थिरीकरण नहीं पाया जाएगा। यदि उसके लिबिडो की प्राप्ति कम भी हो रही है या ज्यादा भी हो रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सिगमंड फ्राइड कहता है भविष्य में व्यक्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, भविष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब
आपने सोचकर देखा सिगमंड फ्राइड को? सिगमंड फ्राइड कहता है बालक का व्यक्तित्व 5 साल तक निर्धारित हो जाता है। याद करके देखो, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 अवस्था तक स्त्रीकरण हो रहा है। फिक्सेशन कितनी अवस्था तक हो रहा है? 3 अवस्था। और पहली 0 से 12 माह या 18 माह, दूसरी 18 माह से 3 वर्ष, और अगली 3 वर्ष से 5 वर्ष। यदि 5 वर्ष तक बालक को आपने ठीक ढंग से केयर कर लिया तो उसका व्यक्तित्व पूरा निर्मित हो गया। जब हम आगे पढ़ेंगे तो सिगमंड फ्राइड को पढ़ेंगे। सिगमंड फ्राइड कहता है कि 4 से 5 साल की आयु तक बालक भावी जीवन की आधारशिला रख लेता है कि उसका जीवन कैसा होगा। उसके बाद कुछ नहीं होता है, चाहे बालक कैसे ही कर रहा है ना, आगे व्यक्तित्व पर प्रभावित नहीं पड़ता है। हाँ, उस टाइम उसकी सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा पर प्रभाव पड़ सकता है। यदि वो कुत्ते की तरह लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है, लिबिडो प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाता है और हर जगह झपट्टे मारने लगता है, तो उसके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आ सकती है, लेकिन उसके भविष्य में व्यक्तित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। लिखो, क्या लिखा आपने? जन्नेन्द्रिय अवस्था। लिखो, इसमें भी बालक के कामुकता क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कामुकता क्षेत्रों में, इसमें भी बालक के कामुकता क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जननांग ओब्लिक लैंगिक अंग ही होते हैं। जननांग ओब्लिक लैंगिक अंग ही होते हैं। यहां पर बालक संतानोत्पत्ति की क्रियाओं के माध्यम से, लिखा हुआ नहीं, अपने आप ही लिखना है। यहां पर बालक संतानोत्पत्ति की क्रियाओं के माध्यम से संतानोत्पत्ति की क्रियाओं के माध्यम से लिबिडो की पूर्ति करता है। लिबिडो की पूर्ति करता है। यहां भी किसी प्रकार का स्त्रीकरण नहीं होता है। यहां मतलब इस अवस्था में यहां भी किसी प्रकार का स्त्रीकरण नहीं होता है। यहां भी किसी प्रकार का स्त्रीकरण नहीं होता है। हो गया क्या स्त्रीकरण? बताओ, हमने कौन सा सिद्धांत पढ़ा है? हैं? लैंगिक विकास का सिद्धांत, या फिर हमने पढ़ा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। दोनों सिद्धांत इसका ही एक भाग है। नहीं है, ये मीनिंग गलत है भाई, इस मीनिंग में चेंज है। ऐसे है, आई उधर नहीं है, आई इधर है। अभी भी मुझे भरोसा तो नहीं है, कर लो भले। मेरे ख्याल से यही होगी। सही है क्या? हो गया? बताओ, हमने जो माथाफोड़ी की है ना, वो माथाफोड़ी इसके लिए की है कि नहीं की है ना? ये चेतन, अचेतन, अचेतन तीनों जानते हो। ये इड, ईगो और सुपर ईगो पूरा जानते हो आप। और अब क्या जानने लगे हो? 5 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं? 5। बता सकते हो कौन कौन सी होती है? मुख्य अवस्था, गोदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था,
अव्यक्त अवस्था और जन्नेन्द्रिय अवस्था। एज बता सकते हो उनकी? 0 से 12 या 18 माह, 12 या 18 माह से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष और 12 से ऊपर। ठीक है, ये कंप्लीट हमने कर लिया। अब देखो, यहां तो नहीं फंसोगे आप फंसोगे यहां। सवाल पूछा जाएगा कि निम्न प्रकार से सिगमंड फ्राइड के अनुसार संरचनात्मक रूप से, सवाल क्या पूछा गया? संरचनात्मक रूप से व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? संरचनात्मक रूप से व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? बताओ ऑप्शन क्या था? ऑप्शन ए में था चेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन। ऑप्शन बी में था इड, ईगो एवं सुपर ईगो। ऑप्शन सी में था ये पांचों अवस्थाएं, और ऑप्शन डी में था सभी। क्या? सभी। क्यों? अपने बाप का राज है। संरचनात्मक रूप से, बताओ मैंने इसको क्या बताया है? संरचनात्मक संरचना। यह स्थलाकृतिक रूप से, यह मनोलैंगिक रूप से। इसने क्या पूछा? संरचनात्मक रूप से। हमें इन सब की माथाफोड़ी आ रही थी पूरी। हमने सारे कामुकता क्षेत्र पता थे, सारे स्त्रीकरण पता थे, सारे रोग पता थे, लेकिन फिर भी सवाल गलत कर बैठे, क्योंकि हमने ध्यान किस पर नहीं दिया? संरचनात्मक पर। वहां ध्यान रखना है, रह जाएगा ध्यान। यदि स्थलाकृतिक रूप से पूछे तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। यदि संरचनात्मक या गत्यात्मक रूप से पूछे तो इड, ईगो और सुपर ईगो। और यदि मनोलैंगिक रूप से पूछे तो 5 अवस्थाएं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सवाल इसलिए दिए जाते हैं, एग्जामिनर आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है और वो जानता है कि बच्चे को क्या याद है, कि बच्चे ने गौर किया होगा तो ये किया होगा कि चेतन क्या होता है, अचेतन क्या होता है, अर्धचेतन क्या होता है, लेकिन उसने इसके सतह को नहीं जाना होगा। ऊपरी सतह ना, किनारे, उनको नहीं जाना होगा। सीधा तो बच्चा तो क्या करता है? सिद्धांत में डुबकी लगाता है। ये नहीं देखता है कि ये सिद्धांत है क्या, ये सिद्धांत मूलतः है क्या। अभी तक हमने 2 सिद्धांत पढ़े हैं ना, तीसरा वाला सिद्धांत बताओ। अरे चलिए, अभी तक कितने पढ़े हमने? 2 सिद्धांत। और तीसरा वाला सिद्धांत क्या है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। लिखो, अगले सिद्धांत का नाम लिखो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। किसने दिया? वेरी गुड, एरिक इरिक्सन। क्या बोलेंगे इसे? साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। देखो, हमने पहले नंबर 1 सिद्धांत को बोला था साइको एनालिटिकल थ्योरी। मन का विश्लेषण के आधार पर विकास। मन का विश्लेषण कौन कर रहा था? याद करके देखो, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, इड, ईगो, सुपर ईगो। मन का विश्लेषण कर रहा था कि नहीं कर रहा था? कभी चेतन, कभी अचेतन, कभी इड, कभी सुपर ईगो। याद करके देखो, मन का विश्लेषण हो रहा था नहीं होता था? और उस मन के विश्लेषण के आधार पर बालक का व्यक्तित्व निर्मित हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उस पर ही प्रभाव पड़ रहा था। यदि ईड है तो बालक अपराधी प्रवृत्ति का होगा, यदि सुपर ईगो है तो बालक में कुसमायोजन होगा, यदि चेतन अचेतन में से चेतन में दमित इच्छाएं ज्यादा है तो बालक का व्यक्तित्व कुसमायोजन प्रकार का होगा। हम लोगों ने बालक का विकास करना है,
सिगमंड फ्राइड कहता है कि बालक का विकास होता है मन के विश्लेषण के आधार पर। किसके आधार पर? यह कहता है न केवल मन के विश्लेषण के आधार पर होता है, बल्कि मन के द्वारा, शरीर के द्वारा की गई क्रियाओं के आधार पर भी होता है। तो साइको एनालिटिकल भी था, साइको सेक्सुअल भी था। इसका मतलब ऐसी शरीर द्वारा की गई क्रियाओं जिनके माध्यम से भी बालक के व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है। अब ये विकास कौन से की बात कर रहे हैं? ये बालक का डेवलपमेंट तो कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि देखो मेरे से है ना फालतू माथाफोड़ियां नहीं होगी। मैं केवल आपको ये बता सकता हूं कि बालक का सामाजिक विकास, यानी बालक समाज में रहते हुए जब विकास करता है ना, समाज के कारण बालक के मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब तक तो था कि मन के विश्लेषण के कारण बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सेक्सुअल एक्शंस के द्वारा बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अब है कि सोशल के कारण, मतलब समाज के कारण बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह किसकी बातें बता रहा है? समाज। इसका मतलब यह कहता है कि बालक का विकास समाज के कारण होता है। किसके कारण होता है? समाज के कारण। वो बालक का व्यक्तित्व निर्माण मानते हैं विश्लेषण के कारण, सेक्सुअल के कारण, और ये मानेगा सोशल के कारण, समाज के कारण बालक के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मूल अंतर समझ पा रहे हैं इन लोगों में कि ये लोग समझा क्या चाह रहे हैं, ये चाह क्या रहे हैं। और फिर देखो, याद करके देखो, पहला वाला व्यक्ति कह रहा है कि मन के विश्लेषण के कारण व्यक्तित्व का विकास होता है, और उनमें भी वो मन का विश्लेषण करके तीनों में से एक कहता है कि अचेतन के कारण व्यक्तित्व का विकास होता है। चेतन ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है, अचेतन प्रभाव डालता है। यदि अचेतन में बहुत सारी इच्छाएं दमित है, बहुत कटु अनुभूतियां, कड़वी बातें हैं, और बालक समायोजन नहीं कर पा रहा है, तो उसका व्यक्तित्व प्रभावित होगा। सर्वाधिक व्यक्तित्व कहां से निर्मित होता है? अचेतन के कारण ही होता है। सुपर ईगो कुसमायोजन का कारण कैसे है? सुपर ईगो क्या होता है? मैं समझाऊंगा सुपर ईगो क्या होता है। एक व्यक्ति है, मान लो 40 साल का हो गया। कितनी साल का हो गया? 40 साल का हो गया। उसकी पत्नी मर गई। कौन मर गई? पत्नी मर गई। उसके बच्चे 15 साल के हैं। कितने साल के हैं? 15 साल के। पत्नी मर गई। उसकी इच्छा है कि यार मैं, अभी मेरा जीवन बहुत लंबा है, कम से कम मैं पत्नी के साथ इस जीवन को जीऊं, जो भी धार्मिक क्रियाक्रम करूं, जो भी राजनीतिक क्रियाक्रम करूं, जो भी शारीरिक क्रियाक्रम करूं, उसमें पत्नी मेरी भागीदार होनी चाहिए। इच्छा है कि नहीं है उसकी? लेकिन एक पल के लिए उसके दिमाग में आया कि यार मुझे ना विवाह कर लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद सुपर ईगो दौड़ के आया। उसने कहा, रे महामूर्ख, ये समाज से तेरे तू क्या संदेश देगा? इस समाज को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को क्या संदेश देगा तू? तो ये संदेश देगा कि जब बच्चे ब्याहने की उम्र थी तब खुद शादी कर रहा था। जो इच्छा है ना, उस इच्छा को अंदर दबा दिया उसने। क्या कर दिया? दबा दिया। सुपर ईगो की बात मान गया वो। किसकी बात मान गया? सुपर ईगो। समाज के कारण डर गया, नैतिकता के कारण डर गया, आदर्शात्मक बातों के कारण डर गया। अब वो उसके कारण डर चुका है। इसके कारण उसने किसको दबा दिया है? अपनी बातों को दबा दिया है। किसको? अपनी इच्छाओं को दबा दिया है। लेकिन जब तक वो जीवन में जिएगा, यदि किसी का विवाह देखेगा, यदि कोई पति पत्नी की बात चलेगी, यदि किसी कार्य में उसको अड़चन होगी, जब भी वो अकेलापन महसूस करेगा, जब भी उसे पत्नी की आवश्यकता महसूस होगी, उस समय रह रह के वो इच्छाएं कहां आएगी? चेतन में, कि यार विवाह नहीं कर पाया। मुझे बताइए, उसका व्यक्तित्व कुसमायोजित होगा कि नहीं होगा? डिप्रेशन में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए ये सुपर ईगो होता है ना, वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। समझ गए क्या? है क्या? सलमान खान क्यों बोल रहे हैं? सलमान खान की शादी क्यों नहीं हुई? मैंने तो अपनी कल्चर का उदाहरण दिया। उनकी कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। वीआईपी कल्चर में शादी तलाक कुछ भी नहीं है। वीआईपी कल्चर में शादी तलाक सब सुनने हैं, कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहां पर पत्नी को अर्धांगिनी माना जाता है। अर्धांगिनी का मतलब क्या होता है? शरीर का आधा अंग।
इसका मतलब आधे अंग यदि शरीर को, मेरे को ऐसे कैसे बीच में से काटा जाए इन्हें से, क्या मेरा जीना संभव है क्या? अस्तित्व संभव नहीं। इसलिए अपने शास्त्रों में कहा गया कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, उसके बिना जीना मुश्किल होता है। इतना बंधन, भयंकर बंधन बना दिया गया है कि हमारे यहाँ पर जो सामूहिक अचेतन आया ना अपने, क्योंकि वैदिक काल से चल रहा है मामला, सामूहिक अचेतन में भी, वंशानुगत अचेतन में भी वही इच्छाएं आ रही है और व्यक्तिगत में भी वही आ रही है। इसलिए हमारे दिमाग में वही चल रहा है। इसलिए हम, यदि वो इच्छाएं पूरी नहीं हो ना, जब हम किसी यज्ञ में बैठते हैं और पास में पत्नी नहीं होती है, यज्ञ में बैठे, तो हमारी इच्छाएं, पत्नी वाली इच्छाएं अचेतन से चेतन में आएगी लौट के, हम कुसमायोजित होंगे। लेकिन वीआईपी कल्चर होता है ना, उनमें पत्नी की ज्यादा इच्छा नहीं होती है, क्योंकि पत्नी को लेकर उनको ऐसे कोई धार्मिक राजनीतिक कार्य नहीं करवाने होते हैं किसी प्रकार के। वीआईपी कल्चर, जैसे अमेरिकन या यूरोपीय कंट्रियों में चले जाओ आप, अपने जैसे, अपने तो आज तो और भी थोड़ा सा आसान हो गया, अभी भी देखो मारवाड़ में वो बात जिंदा है। अपने समाज में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले यदि कोई ऐसा कहता था ना कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा, गांव उसको बाहर निकाल देता था। याद करके देखो, यदि पत्नी कहती थी ना कि मैं मेरे पति को तलाक दूंगी, पूरा गांव थू थू करके समाज से बाहर कर देता था। एक जमाना था जब, है ना। अब तो ये यूरोपियन कंट्रियों में आप जाओगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पर कल विवाह हुआ, 3 दिन तक पत्नी रही, उसके बाद उसको जमा किया और मामला सेट नहीं हो रहा है। 3 दिन बाद में अपना इतना ही सामान होता है, सामान पैकिंग किया और बाय बाय, तलाक के पेपर भेज रही हूँ ऑनलाइन भेजती है, उधर से एक्सेप्ट, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्ट होती है तलाक। लेकिन वो तलाक के पेपर बाद में भेजती है, पहले फिर पूरी व्यवस्था करती है। वो पियर नहीं जाती है, उसका पियर कुछ नहीं होता है, कहीं दूसरी जगह जाती है, वहां जाके विवाह करती है। ये वेस्टर्न कल्चर है और उनके कल्चर में इसको कोई बुरा नहीं मानता है। उनके कल्चर में अपने जैसे हल्की सी दोस्ती करना होता है ना, हल्की सी दोस्ती, मैं भारी दोस्ती पे नहीं गया हूं, हल्की सी दोस्ती करना होता है ना, उतना उनके वहां पर शादी करना होता है। अपने यहां पर शादी करने का मतलब है आपके गले में इस प्रकार की रस्सी है कि इस जीवन में तो आप उसे मुक्त नहीं हो सकते हैं। वो किसी ने डाली नहीं है, वो अपने समाज की परंपराओं ने उसको बना दिया है। हमें भी लगता है ऐसा कि उस रस्सी को निकाला नहीं जा सकता है, इसलिए हमारे यहां पर वो कुसमायोजन का कारण होता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सर उमस हो रही है, खिड़की खुलवा दे इनसे। हाँ खिड़की खोल दे भाई, खोल दो खिड़कियां, अपने खोल लो ना खुद। अच्छा उधर वाली खिड़की भी, इतनी उमस हो रही है क्या? बहुत ज्यादा हो रही है ना। इतनी ज्यादा उमस हो रही है क्या? ईश्वर जी आपको लगी क्या इतनी उमस? नहीं लगी? नहीं हो रही है फिर भी? अब ठीक है। हम कहाँ चल रहे हैं? अब आ जाए अपने वापस बिंदु पर। बिंदु पर आए, देखें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? साइको सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइको सोशल डेवलपमेंट। कौन बता रहा है ये हमें? कौन बता रहा है? एरिक इरिक्सन। एरिक इरिक्सन हमें कह रहा है कि बालक का सामाजिक विकास से मानसिक विकास कैसे प्रभावित होता है। एरिक इरिक्सन की जो विशेष रुचि थी ना, एरिक इरिक्सन की रुचि थी, इंटरेस्ट था, वो इस बात में था कि एक किशोर, एक बच्चा या फिर एक व्यक्ति, ये तीनों नाम ले रहा है कि एक किशोर, एक बच्चा या व्यक्ति किस प्रकार से समाज में अपनी पहचान बनाता है, किस प्रकार से समाज में अपनी पहचान बनाता है, अपनी पहचान बनाता है। कौन है? एरिक इरिक्सन। यह कह रहा था कि किस प्रकार से किशोर या व्यक्ति होता है ना, वो समाज में अपनी पहचान बनाता है। फिर देखिएगा, केवल इतना ही नहीं है, यह कह रहा है कि किस प्रकार से समाज
केवल खुद पहचान नहीं बना रहा है, किस प्रकार से समाज, इधर देखो तुम इधर देखो, किस प्रकार से समाज उसको अपनी पहचान निर्मित करने में सहायता कर रहा है, किस प्रकार से समाज उसको अपनी पहचान निर्मित करने में सहायता कर रहा है। दो बातें हैं, एक तो क्या है, किशोर या बच्चा या व्यक्ति कैसे समाज में अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाएगा, कैसे पहचान बनाएगा, और यह समाज उसके लिए क्या मदद करेगा। इन दोनों बातों को लेकर इसने बालक के पूरे जीवन को, बालक के पूरे जीवन को, पूरी लाइफ को कितने भागों में बांट दिया है? 8 भागों में। बहुत मुश्किल होगा, 5 अवस्थाएं नहीं है, कितनी अवस्थाएं हैं? 8 अवस्थाएं। इसने कहा कि पूरे जीवन भर बालक 8 अलग अलग अवस्थाओं से संघर्ष करता हुआ इस समाज से गुजरता है, अलग अलग अवस्थाओं से संघर्ष करता हुआ इस समाज से गुजरता है। इसलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि, क्या बोलते हैं हम लोग? जीवन अवधि विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। जीवन अवधि विकास का सिद्धांत का मतलब होता है लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी, जीवन अवधि विकास का सिद्धांत। अब तक हम जितने भी मनोवैज्ञानिकों को पढ़ेंगे, जितने भी सिद्धांतों को पढ़े ना, वो सारे के सारे सैद्धांतिक या सारे के सारे मनोवैज्ञानिक केवल बालक की ही बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मतलब 18 वर्ष से ऊपर नहीं जाएंगे वो लोग, वो कहेंगे कि 18 वर्ष तक ही बालक की बात करेंगे। ये पहला व्यक्ति मिला है जो बालक के वृद्धावस्था तक की बात करेगा। कहां तक की चर्चा करेगा? वृद्धावस्था तक। लेकिन अपने को वृद्धावस्था याद नहीं रखनी है, अपने को तो हम ये देखेंगे जब वो स्टेप को बांटता चलेगा ना, तो 18 वर्ष से ऊपर वाली अवस्थाओं को हम याद नहीं रखेंगे, लिख लेंगे, ध्यान में रखेंगे। कई बार क्या होता है कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। पेपर बनाने वाला मान लो खुद 55 साल का हो, उसके दिमाग में आता है कि नहीं यार किशोरों की क्यों पूछूं मैं, मेरी भी तो पूछूं, खुद में इंटरेस्ट हो जाता है उसको, तो फिर वो सवाल पूछ लेता है। इसलिए हमें इन 8 अवस्थाओं को क्या करना है? ध्यान में रखना है। लिखो लिखो। इरिक्सन की रुचि इस बात में थी, इरिक्सन की रुचि इस बात में थी कि इरिक्सन की रुचि इस बात में थी कि बालक ओब्लिक किशोर ओब्लिक व्यक्ति किस प्रकार से समाज में अपनी पहचान बनाते हैं, समाज में अपनी पहचान बनाते हैं, तथा समाज में अपनी पहचान बनाते हैं तथा समाज उसमें क्या मदद करता है, कैसे मदद करता है, तथा समाज उसमें कैसे मदद करता है। मदद मतलब सहायता, समाज उसमें कैसे मदद करता है। फिर लाइन बदल के लिखो। इसके लिए है चलिए, ये बहुत बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा कलाकार है। किसका? एडिटिंग का, गजब का। हाँ लिखो। हैं? इसके लिए मतलब उसके लिए नहीं, किशोरों की पहचान कैसे बनाता है इसके लिए लिखो। इसके लिए इरिक्सन ने
व्यक्ति के पूरे जीवन के विकास क्रम को, व्यक्ति के पूरे जीवन के विकास क्रम को सामाजिक प्रभाव के आधार पर, सामाजिक प्रभाव के आधार पर, सामाजिक प्रभाव के आधार पर, सामाजिक प्रभाव के आधार पर 8 भागों में विभाजित किया है। 8 भागों में विभाजित किया है। फिर लाइन बदल के लिखो, अतः, अतः इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत, अतः इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत, जीवन अवधि विकास सिद्धांत कोष्टक में क्या लिखोगे? लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी, लाइफ स्पेन SPAN, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। के नाम से भी जाना जाता है। के नाम से भी जाना जाता है। हो गया? मतलब हम समझ रहे हैं कि केवल समाज का योगदान बता रहा है ये, कि बालक समाज में रहकर सामाजिक विकास करेगा ना, तो उसके जीवन में व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज किस तरह से प्रभावित करता है उसे। खुद समाज में रहेगा तो खुद लोगों से इंटरेक्शन कैसे करेगा, और दूसरे वाले लोग इंटरेक्शन के आधार पर क्या जवाब देंगे, तो बालक का विकास कैसा होगा, इसको बता रहा है ये। फिर देखिए एक और काम की बात बताऊं मैं यहां। इसने कहा कि बालक की जो 8 अवस्थाएं बताई ना व्यक्ति की, इसने कहा कि प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक जो अवस्था होती है ना, उसमें बालक के सामने एक मनोसामाजिक चुनौती होती है। कौन सी होती है? मनोसामाजिक चुनौती। कौन सी चुनौती? मनोसामाजिक, मतलब साइको सोशियल क्राइसिस। इस चुनौती को इसने नाम क्या दिया है? संकट। किसी पर संकट आ जाना मतलब कहते हैं ना क्राइसिस, बड़ा संकट, छोटा संकट नहीं होता क्राइसिस। इसने कहा कि बालक की हर अवस्था में, जो मैं 8 अवस्थाएं लिखूंगा ना आगे, उन 8 अवस्थाओं में बालक के सामने एक चुनौती होगी। बालक के सामने क्या होगी? एक चुनौती। इस चुनौती को इसने नाम क्या दिया है? संकट। केवल संकट के नाम से जाना है, क्राइसिस के नाम से जाना है। ये जो चुनौती होगी ना, इस चुनौती का यदि बालक समाधान कर लेगा, समाधान करने का मतलब चुनौती में सफलता प्राप्त करना होता है कि नहीं होता है, यदि बालक समाधान कर लेगा, यदि नहीं कर पाता है ना, तो जैसा था ना वैसा ही अगली अवस्था में पहुंच जाएगा, कोई व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। लेकिन यदि इस संकट का समाधान कर लेता है, क्या कर लेता है? समाधान। मुझे बताइए, एक मनोसामाजिक चुनौती आई है जिसे संकट का है, उसका समाधान कर रहा है, तभी तो जरूरत पड़ेगी ना उस बालक को समाज की। तभी तो किसकी पड़ेगी भाई? वो चुनौती को पार करने के लिए बालक को जरूरत पड़ेगी दूसरे लोगों की, समाज की, परिवार के, रिश्तेदारों की। यदि वो उसको सहयोग करेंगे तो बताओ वो उस चुनौती से निपट जाएगा कि नहीं निपट जाएगा? अच्छा, चुनौती ये नहीं होती कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है। चुनौती ये होती है कि उस विशेष अवस्था, उस विशेष आयु के कार्यों को करना सीख जाना। भाई एक अलग बात से जोड़ूं मैं आपको। एक व्यक्ति हुआ दुनिया का, ये पता नहीं इतने व्यक्ति क्यों हुए, उसका नाम है हेविंगहर्स्ट। क्या नाम है? हेविंगहर्स्ट। इसने अपने को एक अवधारणा दी, इसने एक कॉन्सेप्ट दिया नया। काम तो कुछ था नहीं, बैठे बैठे कॉन्सेप्ट देते रहते, जिनको क्या पता कि रीट वाले कितने पछताएंगे फिर। इसने एक कॉन्सेप्ट दिया
इसके कॉन्सेप्ट का नाम है विकासात्मक पाठ। क्या होता है? विकासात्मक पाठ, जिसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंटल टास्क। कभी आपने नाम सुना है टास्क का? टास्क का मतलब क्या होता है? अरे टास्क का मतलब वैसे अपने लिए तो चुनौती ही होता है, लेकिन टास्क का मतलब होता है एक, यदि मान लीजिए आपको पूरी साइकोलॉजी याद करनी है तो मैं आपको छोटे छोटे टास्क देता हूं। मैं कहता हूं ये 5 पेज आज शाम तक याद करके सुना। आप इस टास्क को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। यह आपके लिए एक टास्क होता है, मतलब विशेष समय में दिया गया विशेष कार्य जो आपको पूर्ण करना है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा? टास्क कहलाएगा। बालक से हर अवस्था में, कौन कह रहा है? हैविंग हस्ट कह रहा है। हर अवस्था कौन सी? एक तो शिशुअवस्था, एक बाल्यावस्था, एक किशोरावस्था, 3 ही अवस्था बता रहा है वो कह रहा है कि प्रत्येक अवस्था में बालक से समाज कुछ कार्यों को सीख जाने की अपेक्षा करता है। प्रत्येक अवस्था में, मतलब चाहे शिशुअवस्था हो, चाहे किशोरावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था हो, प्रत्येक अवस्था में बालक से यह समाज कुछ कार्यों को सीख जाने की क्या रखता है? अपेक्षा रखता है। इन अपेक्षाओं को डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। भाई तेरा इतना विकास हो गया तो तुझे इतना काम तो सीख जाना चाहिए। जैसे सामान्य सी बात बताऊं मैं आपको, शिशुअवस्था में हम बालक से यह अपेक्षा रखते हैं 6 वर्ष तक कि वो बालक खाना खुद खाने लग जाए, वो बालक स्नान खुद करने लग जाए, वो बालक मलमूत्र विसर्जन खुद करने लग जाए। ऐसी अपेक्षा ही रखते हैं कि नहीं रखते? समाज का मतलब दूसरे लोग। मैं जब भी मनोविज्ञान में समाज शब्द काम में ले आऊंगा, इसका मतलब है उसमें चाहे मां हो चाहे पिता हो, सब समाज में आएंगे। जो उस व्यक्ति से दूसरा कोई भी अंतः क्रिया कर रहा है ना, वो क्या होगा? समाज होगा। एक व्यक्ति, एक बालक बाल्यावस्था से गुजर रहा है 6 से 12 वर्ष, समाज उससे यह अपेक्षा रखता है कि यह चुपचाप अपने आप तैयार होकर स्कूल पहुंच जाए, वापस आके होमवर्क बिना कहे कर ले, यह बालक इतना इतना काम खुद करना सीख जाए, यह बालक थोड़ा बहुत हमें घर के कार्यों में भी मदद करने सीख जाए, यह बालक इतना समझदार है कि यह बालक बाहर से फालतू के उलाहना नहीं लेकर आए। ये अपेक्षाएं करते हैं कि नहीं करते हैं हम उसे? किशोर अवस्था में एक बालक से यह अपेक्षा करते हैं कि अब वो अपने निर्णय खुद लेने लग जाएं। अब वो खुद समझदार हो गया, इसलिए बहुत सारे कार्यों को वो जिम्मेदारी पूर्वक करें, जिम्मेदारी उसकी खुद की हो, और वो ऐसे कार्य नहीं करे जो समाज के लिए अनुचित हो, हमें समाज में नीचा देखना पड़े। यह अपेक्षाएं होती है कि नहीं होती? इसने एक लंबी लंबी लिस्ट बनाकर दी। इसने कहा शिशुअवस्था का अलग डेवलपमेंटल टास्क होता है, किशोरावस्था का अलग होता है, और बाल्यावस्था का अलग होता है। तीनों का अलग अलग होता है। इसको विकासात्मक पाठ की अवधारणा बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? विकासात्मक आठ। कई बार आपने ये कहते सुना होगा ना अपने घर वालों से, अपने परिवार से, किसी बच्चे को, बोले अब तो इतना बड़ा हो गया है, अब तो तू बू बेटी वाले लक्षण ले ले। वो बू बेटी वाले लक्षण लेना उसके लिए डेवलपमेंटल टास्क है। समाज उससे अपेक्षा करता है कि अब तो इसमें क्या आ जाए? लक्षण आ जाए। बात समझ पा रहे हो ना? हम किसी बालक को कहते हैं कि यार तू 15 साल का हो गया यार, अभी भी नहीं समझा गया ये बात। इसका मतलब हम उससे ये अपेक्षा रख रहे हैं कि ये इस बात को समझने लग जाए। ये उस बालक के लिए डेवलपमेंटल टास्क है। अब हैविंग अस्ट इतनी कह के निकल गया, लेकिन एरिक्सन ने पीछा नहीं छोड़ा। एरिक्सन कह रहा है कि वो 3 अवस्थाएं अलग है। कह रहा है मैं 8 अवस्था में बताऊंगा आपको अलग अलग डेवलपमेंटल टास्क क्या है। वो बालक जब उस डेवलपमेंटल टास्क को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, इसका मतलब वो डेवलपमेंटल टास्क उसके लिए एक चुनौती है। उसके लिए चुनौती है। जब वो उस चुनौती का समाधान करने का प्रयास कर रहा है तो समाज वाले उसका कितना सहयोग कर पा रहे हैं? समाज वाले कितना सहयोग? यदि वो बालक उस समस्या का समाधान कर ले, खुद भी प्रयास करके, समाज के सहयोग से भी, तो उस बालक में एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है। उस बालक में हर अवस्था में एक गुण, एक विशेष प्रकार का कौन सा गुण हो जाता है? मनोसामाजिक गुण विकसित हो जाता है। और ये मनोसामाजिक गुण होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं साइको सोशल वर्च्यू। एक मनोसामाजिक सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? सामर्थ्य, मतलब एक विशेष प्रकार की शक्ति, कंपेटेंसी, कार्य करने की दक्षता, एक
कंपेटेंसी जिसे हम लोग बोलते हैं, कार्य करने की दक्षता, शक्ति होती है उसमें, और वो शक्ति उसमें जीवन भर बनी रहती है। फिर वो बालक जीवन में उस शक्ति का उपयोग करते हुए अपने व्यक्तित्व को बहुत अच्छे लेवल तक निरूपित कर देता है। और यदि उस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो शक्ति बालक में नहीं आएगी। बालक में नहीं आएगी तो व्यक्तित्व में हमेशा उसका क्या रहेगा? अभाव रहेगा। क्या रहेगा? अभाव। और अभाव रहेगा तो उसका व्यक्तित्व व्यवस्थित नहीं होगा, या फिर अच्छा व्यक्तित्व नहीं कहलाएगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं कहलाएगा। इसका मतलब हमारे व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा योगदान कम है, समाज का योगदान ज्यादा है। यदि समाज ने सही समय पर सही योगदान दिया है ना, तो हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा होगा, क्योंकि हमें वो गुण आए हैं। किसी व्यक्ति को देखते हो ना, किसी व्यक्ति में बहुत ज्यादा परिश्रम के गुण होते हैं, बहुत ज्यादा धैर्य का गुण होता है, बहुत ज्यादा उम्मीद का गुण होता है। ये सब मैं लिखवाऊंगा आगे। ये एक एक साइकोलॉजिकल साइको सोशियल वर्च्यू है, एक एक गुण है, ऐसे सामर्थ्य है, शक्तियां हैं। उम्मीद नामक गुण होता है, एक उद्देश्य नामक गुण होता है। ऐसे गुण यदि उसमें डेवलप हो गए हैं, इन्हीं 5, 7, 10 गुणों से मिलकर तो उसका क्या बना होता है? व्यक्तित्व। वही तो 5 से 10 शील गुण होते हैं ना, केंद्रीय शील गुण, जिससे उसका व्यक्तित्व निर्मित होता है और उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व चलता है। और वो कौन चला रहा है? मनोसामाजिक सिद्धांत में एरिक्सन चला रहा है। एक लाइन लिखनी है, लिखो। आपने क्या लिखा है? जीन पियाजे, इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था में, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक अवस्था में बालक में बालक के सामने एक मनोसामाजिक चुनौती उत्पन्न होती है। एक मनोसामाजिक चुनौती उत्पन्न होती है जिसे संकट की संज्ञा दी गई है। संकट कोष्टक में लिखना क्राइसिस, जिसे संकट की संज्ञा दी गई है। कंटिन्यू करना। इस संकट का समाधान होने पर बालक में एक विशेष प्रकार के, इस संकट का समाधान होने पर बालक में एक विशेष प्रकार के मनोसामाजिक गुण ओब्लिक सामर्थ्य ओब्लिक शक्ति, मनोसामाजिक गुण ओब्लिक सामर्थ्य ओब्लिक शक्ति का विकास होता है। ये गुण ही उसके व्यक्तित्व का आधार है। ये गुण ही उसके व्यक्तित्व का आधार है। ये गुण ही उसके व्यक्तित्व का आधार है। उसके व्यक्तित्व का आधार हो गया। अब नीचे अलग से एक बॉक्स में बात लिखेंगे हैविंग एस्ट वाली, चाहे नोट लगा के लिख लो बोले, फिर भूल जाएंगे हम आगे।
हेडिंग लगाओ विकासात्मक पाठ, नोट में हेडिंग लगा लो, मतलब इसकी विकासात्मक पाठ की परिभाषा लिखने वाले हैं हम सिर्फ, विकासात्मक पाठ। विकासात्मक पाठ कोष्टक में क्या लिखना है? डेवलपमेंटल टास्क। हो गया? लिखो, लिखो इस अवधारणा के अनुसार, इस अवधारणा के अनुसार बालक से विकास की प्रत्येक अवस्था में, विकास की प्रत्येक अवस्था में ये समाज, समाज में परिवार आ गया है ना, ये समाज कुछ विशेष कार्यों को सीख जाने की अपेक्षा रखता है। कुछ विशेष कार्यों को सीख जाने की अपेक्षा रखता है। यही कार्य बालक के लिए विकासात्मक पाठ होता है। यही कार्य बालक के लिए विकासात्मक पाठ होता है। विकासात्मक पाठ होता है। इसका प्रत्यय हैविंग हस्ट ने दिया। इसका प्रत्यय मतलब इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? हैविंग हस्ट ने दिया। हैविंग हस्ट ने दिया। हो गया? अब लिखो वो 8 अवस्थाएं। कौन सी 8 अवस्थाएं? मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की 8 अवस्थाएं। आ गई? खूब आई रे, खूब आई रे, खूब आई रे। यार ये तो अब अपने एजुकेशन की गलती है। ये जो किसी ने पूछा है ना, ये अपने एजुकेशन की गलती है। एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी गलती है ये इन्होंने पूछा है कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से और लड़कियां लड़कों से बातचीत करने में भी झिझकते हैं। सामान्य बातचीत करने में भी, आप तो कह रहे हैं कि हल्की दोस्ती की बात, सामान्य बातचीत करने में भी झिझकते हैं। और हमेशा एक दूसरे से डर बना रहता है, खतरा बना रहता है। हमेशा लड़कों को इस बार का खतरा रहता है कि पता नहीं कब उद्दीपक अनुक्रियाएं कर दें, कब चप्पल खोल लें और कब पीछे हो जाएं, कोई भरोसा नहीं है। ये किसकी गलती है? ये अपने समाज की, अपने एजुकेशनल सिस्टम की, अपनी कल्चर की गलती है। ये 1 मिनट में, 1 क्षण में या किसी के कहने से नहीं सुधर सकती है। इस सुधरने में वर्षों लग जाएंगे। इसके लिए कुछ सुझाव मांगे जाते हैं। कई बार, बहुत बार ऐसे सुझाव मांगे जाते हैं, तो उन सुझावों में सुझाव दिए जाते हैं। एक बार मैंने भी सुझाव पूरे लिख के दिए थे इस मामले में, लिंग भेद को मिटाने में। सामान्यतः एजुकेशनल सिस्टम में लिंग भेद मिटाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो मैंने उनको कहा, मैंने मेरे सुझावों में लंबे चौड़े लिखे थे। उन सुझावों में मैंने कहा एक तो को एजुकेशन हर हाल में दी जानी चाहिए। को एजुकेशन समझ रहे हैं? लड़के और लड़कियां हमेशा, उनकी कभी भी अलग स्कूल नहीं होनी चाहिए। स्कूल कैसी होनी चाहिए? साथ होनी चाहिए। दूसरा,
एजुकेशन के दौरान पहली से 12वीं तक बालकों के हर क्लास में यदि एक पाठ्य पुस्तक लागू नहीं की जा सकती ना, 1 या 2 यूनिट ऐसी रखिए जो उसके विकास के अनुसार, जो उसके शारीरिक विकास और मानसिक विकास के अनुसार यौन शिक्षा की पूर्ति करती हो। बजाओ बजाओ। अब एक बार और बजाओ, बैक टू बैक। बस बस बस। तो मेरा ये मानना है कि उन बालकों को यौन शिक्षा दी जानी चाहिए। दिक्कत ये है कि अपने यहां पर ये यदि ऐसा शब्द भी काम ले लेना, शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात, उतने में तो अपने ऐसे भिड़क जाती है, लोग भिड़क के भाग जाते हैं, चमक के भाग जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो। यदि बालकों को हम छोटी अवस्था से ही इस शिक्षा से परिपूर्ण रखेंगे तो एक तो बालकों में देखो हमेशा होता क्या है, जैसे कहीं लिखा होता है ना कि यहां पर बिना आज्ञा के प्रवेश निषेध है। अपने को जिज्ञासा होती है कि यार इसमें कुछ ना कुछ खास है, इसलिए इसमें क्या करना पड़ेगा, जाना। अब चाहे वो बोले उसको पिछली खिड़की से देखें, चाहे धीरे से देखें, कैसे ही करें। अरे ऐसे ज्यादा से पता लग जाता है उनको कि हमारी नकल कर रहे हैं। हाँ देखिए, मेरा जहां तक मानना है ना कि अब बालक जरूर कोशिश करेगा कि यार इसके अंदर क्या है, देखना चाहिए। यदि उस पर कुछ भी नहीं लिखा, वो ओपन खोल दिया गया है सबके लिए, यदि उसको ओपन रखा गया है, तो फिर आदमी जाता हुआ क्यों फालतू में इधर उधर ताकाजाकी करेगा। यही हमारे साथ हो रहा है। हमारे यहां पर जो यौन शिक्षा है ना, ये जो सेक्सुअल एक्शंस होती है हमारी, जो ये सारे फिजिकल रिलेशन जिसे हम बोलते हैं, इनको सामान्यतः बातचीत करने को भी हमारे यहाँ प्रवेश वर्षित कर दिया गया है, ये निषेध कर दिया गया है। अब बालक कोशिश करता है कि मैं खिड़की से देखूं, मैं थोड़ा सा झुक के देखूं, थोड़ा सा साइड से देखूं, इसलिए वो प्रयास करता है कि मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करूं, या चलते हुए मैं कोई इशारा करूं, या कोई ना कोई ऐसा काम करूं जिसकी वजह से मैं इस जिज्ञासा की पूर्ति कर पाऊं। और इसी का परिणाम ये होता है कि वो ज्यादा दूरियां बढ़ती जाती है। जबकि यदि ओपनली हो जाएगा, जिस दिन देखो ओपनली सिस्टम जैसे है ना बहुत सारे देशों में, कोई समस्या ही नहीं, कोई इशू ही नहीं है। यह व्यक्ति की खुद की व्यक्तिगत इच्छा है, यह खुद का व्यक्तिगत अधिकार है। यह क्या होता है, व्यक्तिगत। हमारे कानून में बहुत सारे दोष है, इसमें उन दोषों को दूर किया जाना चाहिए। यह व्यक्ति का खुद का व्यक्तिगत अधिकार है कि वो जो मर्जी हो, जिसके साथ आप शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हैं, बाकी मानसिक संबंध बना सकते हैं, राजनीतिक संबंध बना सकते हैं, आर्थिक संबंध बना सकते हैं, आप सारे संबंध बना सकते हैं, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। क्योंकि ये हमारे कानून ने क्या मान लिया, हमारे समाज ने क्या मान लिया, इसको गलत मान लिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल पुनर्लुवन वाली स्थिति आ जानी चाहिए। पुनर्लुवन प्राचीन काल में जब मानव पैदा हुआ था, तो बंदर से जब मानव बन रहा था तो मानव बन चुका था, लेकिन जब तक उसके कपड़ों का विकास नहीं हुआ था तो वो जैसे पशु रह रहे हैं उसकी तरह झुंड में रहा करता था। और जिस प्रकार से वर्तमान में पशु जो रिलेशन बना स्थापित करते हैं, उसी तरह से रिलेशन स्थापित किए जाते थे। उस स्थिति को हम लोग पहले पुनर्लुवन की स्थिति बोलते थे। वो स्थिति की कल्पना नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कम से कम खुद पर डिपेंड कर दिया जाए और बालकों को तो इतना पढ़ा दिया जाए इसके बारे में, इतनी बता दी जाए ताकि कम से कम उनकी इच्छाओं का दमन नहीं हो और बालक आगे चलकर इन यौन रोगों से पीड़ित नहीं हो। और उस बालक को बिड़काव नहीं सूझे, से ऐसे नहीं सूझे बिड़काव कि बस जहां कुछ जितना मिल रहा है ना उसका फायदा उठा ले। ये मत देख कि वो अपना परिवार है एक, अपना समाज है एक, अपने दोस्त का घर है एक, ये मत देख। वो उसे फिर बिड़काव सूझता है, क्योंकि वो बहुत सारी इच्छाएं जो होती है ना वो उसके अचेतन में चली जाती है और वो इच्छाएं इतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन समाज ने उन इच्छाओं को मजबूत बना दिया होता है। समाज को लगता है कि पता नहीं ये तो कोई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा एक्शन है ये, इसलिए हो सकता है एक दिन में ये चीजें संभव नहीं होती है, कतई संभव नहीं होती है। आप देखते हैं मेडिकल लाइन आपने देखी है, सामान्यतः मेडिकल लाइन अपने से कहीं ज्यादा समायोजित होती है एक दूसरे लिंग के साथ में। पुरुष और स्त्रियां, कंपाउंडर और नर्स, डॉक्टर और
मेल और फीमेल डॉक्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए शरीर एक सब्जेक्ट होता है और वो उस सब्जेक्ट में होने वाली सारी क्रियाएं एक साथ करते हैं। और एक साथ क्रियाएं करेंगे तो निश्चित सी बात है उनमें वो जो भय जो समाज ने बिठा रखा है ना, वो भय, वो शंकाएं, वो संदेह दूर हो जाएंगे। और दूर हो जाएंगे तो फिर उनके लिए वो कोई बड़ी चीज नहीं रह जाएगी। और ये सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत ज्यादा होता है। शहरी क्षेत्रों में तो आजकल इतना सा ट्रेंड तो हो गया ना कम से कम, कि एक लड़का उसकी फ्रेंड एक लड़की हो सकती है, एक लड़की उसका फ्रेंड एक लड़का हो सकता है। गांव में आप नाम लेके देखो, यदि कोई लड़का या लड़की ये कह दे गांव में कि मेरा फ्रेंड है और विपरीत लिंग का है, भूचाल आ जाए। क्या मजाल कि वो कह दे कि मेरा दोस्त है, कैसे ही नहीं कह सकते हम। होता है कि नहीं होता है। और शहरों में इस बात से बहुत ज्यादा कमी आई है, शहरों में इस बात से, इन तनाव में बहुत ज्यादा कमी आई है। लोग बाग अब अपने कार्यों में, अपने जीवन के अगले कार्यों में जुटने लग गए हैं। जब से ये स्थिति आई है ना कि लड़के और लड़कियां आपस में फ्रेंडशिप कर रहे हैं, जब से आराम से पार्क में घूम रहे हैं, एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, उनको खुद को अपने अधिकारों का पता लगा है, उनको इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि पहले से कहीं ज्यादा समाज में कुकर्ते होने लगे हैं। समाज में कुकर्ते कम होने लगते हैं। समाज में क्या होते हैं, कम होते हैं, इनमें कमी आती है, क्योंकि अब सारा कार्य अपने अधिकारों पर, अपनी इच्छाओं पर छोड़ दिया जाता है। फिर ये तो समाप्त नहीं किया जा सकता, अपने तो इसको समाप्त किया जा सकता है। किसको? मनोसामाजिक सिद्धांत को। लिखो, एरिक्सन ने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई है। एरिक्सन ने इस सिद्धांत में 8 अवस्थाएं बताई है। नंबर एक, विश्वास बनाम अविश्वास। विश्वास बनाम अविश्वास कब तक होती है? 0 से 1 वर्ष तक। मतलब ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। अब चाहे बालक के जीवन में ट्रस्ट उत्पन्न हुआ हो, चाहे मिसट्रस्ट उत्पन्न हुआ हो, विश्वास बनाम अविश्वास, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।